वेलकम टू एनएसपी। आज का सेगमेंट है मोशन इन टू डायमेंशंस। यहाँ पे एक फिक्स सरफेस है। इस फिक्स सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है और इस ब्लॉक को ऐसा मोशन दे दिया। अब ये जो ब्लॉक है इसका लाइन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ये वेज इसके मोशन को मेंटेन रख रहा है और ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो इधर इधर से फोर्स लगाया तो इसका स्पीड बढ़ रहा था, और अगर ये आगे चलता और मैं फोर्स पीछे लगाता तो इसका स्पीड घटता। जैसे ही ये चला और ये इधर आया तो देखो, जब फोर्स पैरेलल होगा लाइन ऑफ मोशन के तो पार्टिकल का स्पीड जो होगा ना वो चेंज होगा, घटेगा या बढ़ेगा। पर जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये ब्लॉक यहाँ पे आया, जैसे ये आया तो इसका लाइन ऑफ मोशन ऐसे था और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा, तो अब इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये ब्लॉक आगे नहीं जाएगा, वो किधर आ जाएगा, नीचे। तो जब भी फोर्स पैरेलल होता है लाइन ऑफ मोशन के अलोंग तो स्पीड चेंज होती है, और जब परपेंडिकुलर होता है लाइन ऑफ मोशन पे फोर्स तो डायरेक्शन चेंज होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और ये मूव करते करते ये ऐसे चला। जिस पाथ में पार्टिकल चलता है उस पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं और इसके इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। किसी भी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है जिस भी पाथ में होता है उसको हम लोग टेंजेंट से दिखाते हैं। अगर ये पार्टिकल यहाँ से चलते हुए ये ऐसे आया और इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये टेंड कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे बना देंगे टेंजेंट। ये टेंजेंट बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ मोशन पे तो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। अब देखो, ये पार्टिकल अगर सीधा जाता ना ऐसे, अगर ये सीधा जाता तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है तो स्पीड चेंज होगा। ये ऊपर जाते हुए इसका स्पीड कम होगा। पर यहाँ पे पार्टिकल कर्व में जा रहा है तो देखो इस तरीके से ग्रेविटी होगी। मैंने मान लिया कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कुछ ऐसा रैंडम ऑर्डर में ऐसा मूव कर रहा है, तो जी की वैल्यू किधर लग रही है, नीचे, और इस पॉइंट पे ये ऐसे जा रहा है तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इस तरीके से। तो एक इसके स्पीड को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट जो इसके स्पीड को कम करेगा और दूसरा इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। वाई एक्स वाई प्लेन लिया, इसमें एक पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है। इसके किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल मूव करता हुआ उसका डायरेक्शन अगर यहाँ पे ऐसे टेंड कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसा। किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको लिखने का तरीका होता है, उस कर्व पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वहाँ पे थीटा, और इसको रिजॉल्व कर दिया एक्स और वाई के अलोंग। जो एक्स के अलोंग वेलोसिटी आती है उसको वी कॉस थीटा बोलते हैं और जो वाई के अलोंग आएगा वो वी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो लिखने का तरीका क्या होता है वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी अलोंग एक्स यूनिट वेक्टर आई, वेलोसिटी अलोंग वाई यूनिट वेक्टर जे। अब मुझे पता है x के अलोंग जो कंपोनेंट है वो v cos थीटा है और y के अलोंग जो कंपोनेंट है वो v sin थीटा है, तो v ऑफ y बराबर v sin थीटा, और यहाँ पे vx जो है वो v cos थीटा के बराबर। तो इन दो तरीकों से हम लोग वेलोसिटी को लिखेंगे। यस, अच्छा, अब हमने सीखा है मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर में। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट कर लूँगा। तो v cos स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपने को वापस से कितना मिल जाएगा, v के मैग्नीट्यूड के बराबर। ओके, ये v वेलोसिटी वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। ओके, तो ये था पार्टिकल के वेलोसिटी से रिलेटेड पॉइंट था कि अगर एक पार्टिकल किसी कर्व में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, और ये इसका डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है या इसका मैग्नीट्यूड क्यों चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है कि फोर्स किस तरीके से लग रहा है। अगर फोर्स लाइन ऑफ मोशन के अलोंग लग रहा है तो स्पीड चेंज होगा। चेंज होने का मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। और अगर फोर्स परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ मोशन के, ये लाइन ऑफ मोशन ये ऐसे जा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे नीचे लगा, तो जब भी परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा।
ओके, तो अब बात आती है एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन। देखो यहाँ पे मैं एक पार्टिकल लिया, इसको मूव कराना शुरू किया एक कर्व में। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल कंप्लीट एक परफेक्ट सर्कल में ही घूमे। ओके, अब ये पार्टिकल ऐसा कोई जनरल बात ऐसा एक्वायर किया और ये 2D प्लेन है, इसमें चल रहा है। किसी इंस्टेंट पे अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन बताना है, अब ध्यान से देखो, ये चल रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा हो और स्पीड चेंज ना हो रहा हो। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो इसका स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आप देखोगे तो एरो की स्पीड जो है, यहाँ पे जो पॉइंटर है उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। अभी देखो तो स्पीड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर इसे देखो तो ये केवल इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। अभी क्या हो रहा है, इसका स्पीड भी चेंज हो रहा है और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना। तो जब स्पीड चेंज हो रहा है अलोंग द कर्व तो उसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन का चेंज होना कहलाता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, अब बात आती है कि कैसे करेंगे इसको भाई, थोड़ा सा और समझते हैं। तो एक पार्टिकल ये इस पी पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्योंकि ये इस पॉइंट पे था और जस्ट आगे जाके इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये कुछ इस साइड में मूव कर जाएगा, तो अपने को एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक अलोंग द टेंजेंट और एक परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये जो बना इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल, और जो टेंजेंट के अलोंग बना उसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब है क्या कि ये जो कर्व है ये किसी एक छोटे से सर्कल का हिस्सा होगा, तो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, ऐसा सर्कल बनाया, इस सर्कल का सेंटर होगा और ये क्या बनेगा, इसका रेडियस। तो जो रेडियस वाली लाइन पे सेंटर के तरफ में एक्सेलरेशन पॉइंट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल या रेडियल एक्सेलरेशन, और जो टेंजेंट के अलोंग होगा उसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंट के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको बोला जाता है टी कैप, और जो नॉर्मल के अलोंग या जो रेडियस वाली लाइन पे होगा और सेंटर के तरफ में होगा इसको बोलेंगे हम, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलेंगे हम लोग एन कैप। यहाँ पे एक जो पार्टिकल है ऐसे मूव करते हुए आया, मान लो कि इसका स्पीड भी चेंज हो रहा था, तो इस पॉइंट पे इसका स्पीड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पे उसको लिखा जाएगा कि इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, ये किस स्पीड से शुरू किया वो मैटर नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या है। और ये जो कर्व है ये किसी, अगर ये परफेक्ट सर्कल तो जरूरी नहीं कि ना ये ऐसा ऐसा सर्कल थोड़े बनेगा, ये जो पॉइंट है किसी एक सर्कल का हिस्सा होगा, तो इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बनता है अपना नॉर्मल एक्सेलरेशन। और स्पीड किस, स्पीड का जो चेंज होना उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बनेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, इस कर्व लाइन को ना ऐसा स्ट्रेट बना के देखोगे और एक पार्टिकल को एक्सेलरेट करा दो तो कुछ उस तरीके से इसका रिजम्बलेंस देखना है। ओके, ठीक है। अब भाई एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका क्या है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या है अपना, तो टेंजेंट में, टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन है और नॉर्मल को मैंने जोड़ दिया तो मुझे मिला नेट एक्सेलरेशन ये। ओके, ये टोटल एक्सेलरेशन है। तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से देखें तो इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो ये मिलेगा। ओके, तो नेट एक्सेलरेशन होगा टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन, और ये टी कैप आ जाएगा टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर, नॉर्मल एक्सेलरेशन नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर, लिखने का तरीका है, दो वेक्टर का सम हो गया। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ में होगा, और जिस पॉइंट पे भी अपने को एक्सेलरेशन बताना है उस पॉइंट पे हम लोग एक सर्कल बना लेंगे। ओके,
इतनी बातें देख लिया हमने। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उसको लिखा हुआ है। अब जो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक परफेक्ट सर्कल है, इसका रेडियस आर होता है, पर एक कर्व है तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट पे आर रेडियस का ही सर्कल बने। जैसा यहाँ पे हो सकता है कि एक सर्कल, यहाँ पे देखो तो ये बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आर की वैल्यू अलग होगी। तो जी किसी भी कर्व के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट है, कोई भी कर्व के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे अपने को देखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1+dy/dx का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन में डबल डेरिवेटिव का मॉड d2y अपॉन में dx स्क्वायर का मॉड। ये लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका है। ये किसी भी कर्व में मूव करें, यहाँ पे तो फिक्स है ना यार, इसका रेडियस आर है, पर यहाँ पे हर पॉइंट पे आर नहीं होगा। जैसा इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे बहुत छोटे से सर्कल का हिस्सा होगा ये पॉइंट, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था एक्सेलरेशन का, कि मूव कर रहा है कोई भी पार्टिकल किसी भी कर्व के अलॉन्ग। ओके, अब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट, इसको देखने का एक और तरीका है। अब है क्या, ये देखो, ये पार्टिकल ऐसे चलना शुरू किया, इस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल ऐसे है, ऐसे गया और ये ऐसे टेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस वेलोसिटी वेक्टर का ये मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल देखूं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है, थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक साइन थीटा आएगा और एक कॉस थीटा आएगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब फोर्स परपेंडिकुलर होगा लाइन ऑफ मोशन के तो डायरेक्शन चेंज होगी। अब यहाँ पे ये एक पार्टिकल है और मान लेते हैं ना कि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, या यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि एक सर्कल में, यहाँ पे एक पॉइंट पे एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में एक नॉर्मल एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ में होगा और टेंजेंट के अलॉन्ग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो डायरेक्शन चेंज करा रहा है और ये वाला कंपोनेंट जो है वो स्पीड चेंज करा रहा है। ओके, तो ये देखने का तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो नेट एक्सेलरेशन है ना, ये जैसे ये यहाँ पे था ऐसे, ये जो नेट एक्सेलरेशन है इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल कितना है, अल्फा। तो इसको पिछली बार हम लोगों ने एक्सेलरेशन को टेंजेंट के लॉन्ग लिखा था और सेंटर के तरफ में लिखा था, कुछ इस तरीके से। इस बार हम लोग इसको ऐसे नॉर्मल और टेंजेंट के अलॉन्ग ना लिख के हम लोग इस वाले एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस वाली लाइन से, इस लाइन के ये लाइन पैरेलल है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका एंगल अल्फा है। तो इस बार ये जो टोटल एक्सेलरेशन है इसको लिखा जाएगा, अगर इसका लेंथ ए है तो इसको लिखा जाएगा ए कॉस अल्फा एक्स के अलॉन्ग आई कैप, और इसका लेंथ ए है और ये एंगल अल्फा, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये आएगा ए साइन अल्फा और डायरेक्शन हो जाएगा जे कैप। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका एक्स और वाई के अलॉन्ग। और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने किसके अलॉन्ग लिखा, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है वहाँ पे एक इमेजिनरी सर्कल बनाया टेंजेंट और नॉर्मल के अलॉन्ग। मैथमेटिकली ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर मान लो कि एक्सेलरेशन है कुछ, यहाँ पे तो ए एक्स के अलॉन्ग ही दिख रहा है, कुछ लगभग एक्स के अलॉन्ग ही दिख रहा है, पर अगर मान लो कुछ एक्सेलरेशन ऐसे है तो ये एक्स के अलॉन्ग और ये वाई के अलॉन्ग, या तो हम लोग इसको क्या कर सकते थे, टेंजेंट के अलॉन्ग और नॉर्मल के अलॉन्ग। इन दोनों केस में रिजल्टेंट जो आएगा वो सेम आएगा मैथमेटिकली। तो वेलोसिटी को लिखने का तरीका वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी एक्स वी वाई, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका, एक्सेलरेशन का इस रेफरेंस लाइन के साथ एंगल कितना है, अल्फा, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो सेम है। मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो, टेंजेंट के अलॉन्ग और नॉर्मल के अलॉन्ग, तो इस तरीके से लिखेंगे। एक्स और वाई के अलॉन्ग लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। ओके, होप यू गॉट द क्लू। अच्छा, इस वाले कर्व को ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट नहीं है भाई, कंफ्यूज मत होना। ओके, ये अलग सिचुएशन है।
देखने का तरीका सेम है दोनों जगह पे। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का। अब मैंने कुछ इससे रिलेटेड सवाल लिए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, उनको टैकल करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। अ पार्टिकल मूव्स इन, यहाँ पे 2D ना मेंशन करके, ओके अब देखो यहाँ पे बोला है अ पार्टिकल स्टार्ट्स इन मोशन सच दैट इट्स पोजिशन वेक्टर एट एनी इंस्टेंट गिवन एज, ये पोजिशन वेक्टर दिया है, एक्स के अलॉन्ग 2t है और y के अलॉन्ग 6t ऐसे चेंज हो रहा है। पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड द पाथ ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पाथ ऑफ मोशन मतलब कि वो पाथ कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, सर्कल में चल रहा है, पैराबोला में चल रहा है, कैसा पाथ है उसका, और उसका इक्वेशन। ओके, देखो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को मिलता है वेलोसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 2t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 2i कैप, इसका 6, तो ये हो जाएगा 6j कैप। अब मुझे दिख रहा है कि x में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है और y में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टाइम कुछ भी हो ये वेलोसिटी फिक्स हो गई, ये चेंज नहीं हो रही है ना। अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, ये √40, और ये चेंज टाइम के साथ नहीं हो रहा है क्योंकि x और y के लॉन्ग स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या बोला है, द पाथ ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2t है, y की वैल्यू जो है वो 6t है, तो ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये जो बने अपने पैरामेट्रिक फॉर्म्स बने इक्वेशन के, इनमें से टाइम को एलिमिनेट करना है। तो मुझे यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, ये बहुत आसान दिख रहा है कि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हुआ तो y इज इक्वल टू 3x दिखा। अगर मैं देखूँ तो ये इक्वेशन रिजेंबल कर रहा है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कुछ इस तरीके से, तो पार्टिकल चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, यहाँ से देखते हुए ये लग रहा था कि पार्टिकल जो है वो 2D कर्व में ऐसा मूव कर रहे हैं, मतलब कुछ सर्कल में मूव कर रहे हैं या एलिप्स, कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेट्स उसके x और y दोनों में चेंज हो रहे हैं और वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। ओके, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, ना तो वो x में चल रहा है ना तो वो y में चल रहा है, वो x और y के बीच में चल रहा है, तो चल वो स्ट्रेट लाइन में ही रहा है। परसेप्शन अपने को ऐसा दिख रहा है इक्वेशन देख के कि वो x और y मतलब कुछ ऐसा सर्कल में ऐसा इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, होप इट मेक सेंस टू यू। तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहे और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। हालांकि ये प्रॉब्लम 2D से ठीक है, ऐसा रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम था हमारा सिंपल सा। ओके, इस थ्रू आउट द लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम्स जितने भी लिए हैं वो इरडो से ही लिए हैं। प्री रिक्विजिट यही है कि आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करके ज़रूर देखना इसको। ओके, अब पॉइंट क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन विथ वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इस तरीके से दिया है AI कैप प्लस BXJ कैप। ओके, अब तुम ध्यान से देखोगे तो x के अलॉन्ग स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है, क्योंकि a और b को पॉजिटिव कांस्टेंट बोला है, तो x के अलॉन्ग स्पीड तो कांस्टेंट है, पर y के अलॉन्ग जो स्पीड है वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा अजीब है, तो यहाँ पे मैथ लगेगा कुछ अलग तरीके से। आगे क्या प्रॉब्लम में मेंशन है, एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम द पार्टिकल वॉज लोकेटेड एट द पॉइंट x एंड y दोनों जीरो हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल्स ट्रेजेक्ट्री। होप कि आपको क्लू मिल गया। वेलोसिटी को लिखने का तरीका होता है Vx i कैप प्लस Vy j कैप, अभी हमने थियरी में कवर किया। Vx को लिखेंगे dx बाई dt और dx बाई dt की वैल्यू है a, तो ये तो मिल गया अपने को।
और y के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है उसको लिखा जाएगा dy/dt और उसकी वैल्यू है यहाँ पे bx। ओके, अब अपने को पता है कि भाई यहाँ पे y के अलॉन्ग जो स्पीड है वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये टीडियस टास्क है थोड़ा सा, क्योंकि इसको इधर ले जाके y कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो मैंने dy/dt को डिवाइड किया dx/dt से, तो मुझे कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा। ओके, अब मुझे दिख रहा है कि b और a कांस्टेंट है, तो b और a को ऐसे ही रखा और dx को इधर लेके आया। तो जब इस dx को इधर लेके आएंगे तो x और ये आ गया dx और b/a जो है वो कांस्टेंट है, तो b/a और ये x dx। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ये मैथमेटिकल अप्रोच हुआ। यहाँ पे राइट साइड में x वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में y वेरिएबल है, तो लिमिट कैसे रखेंगे? तो जो कंडीशन दिया है अपने को उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। जब x 0 है तो y भी 0 है, कंडीशन दिया है। तो x = 0 से x तक और y = 0 से y तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। dy का इंटीग्रेशन y होगा लिमिट 0 से y, x का इंटीग्रेशन x² लिमिट 0 से x। वैल्यूज़ को यहाँ पे लिमिट्स को पुट किया तो अपना इक्वेशन आया y = b/2x²। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन दिख रहा है, मतलब ये ट्रेजेक्ट्री कुछ होगी पैराबोलिक, तो ये तो मिल गया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है? तो x और y को रिलेट कर देना, है ना, x और y को रिलेट कर देना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। तो यहाँ पे y और x को रिलेट कर दिया तो ये बन गया अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, और ये कुछ पैराबोलिक दिख रहा है, पार्टिकल जो है पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है। ओके, हाँ, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, होप इट मेक्स सेंस टू ईयर। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई, है ना। अगला प्रॉब्लम क्या है? ओके, अच्छा, इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैंने पहले से सॉल्व कर दिया, आप ज़रूर इस पर ध्यान देना, है ना। बिल्कुल अच्छे प्रॉब्लम्स लिए हैं मैंने ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो। ओके, चीज़ें इसमें क्या मेंशन है? अ पॉइंट मूव्स इन XY प्लेन एज लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ x = a sin ωt एंड y जो है वो चेंज हो रहा है a1 - cos ωt, वेयर a एंड ओमेगा आर, चेंज हो जाए भाई, आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ओके, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स बोला है द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इन टाइम t। ओके, एंड द सेकेंड प्रॉब्लम जो पूछा हुआ है इसमें, द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, तो ये पूछा हुआ है। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को स्पीड पता होना चाहिए। अगर वो स्पीड कांस्टेंट है तो अपने को डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो अपने को देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। और एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सिंपल, हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, ये सिंपल मैथ था। अब बात आती है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे। तो पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं हम लोग xi + y j, ऐसे पोजीशन लिखा जाता है xy में, xy प्लेन में। अब ये जो r आया रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जो है, अब देखो ध्यान से, तो इसमें x की वैल्यू है a sin ωt i और y की वैल्यू को यहाँ पे प्लग किया तो a1 - cos ωt j। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो बनेगा वेलोसिटी, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो a ऐसे ही रहेगा, sin ωt का हो जाएगा cos ωt और ओमेगा आ जाएगा बाहर i प्लस a कांस्टेंट है तो a ऐसे ही रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos ωt का होगा sin ωt, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, तो cos ωt का माइनस sin ωt माइनस माइनस प्लस और ये ओमेगा बाहर आया, तो ये इक्वेशन मिला वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी वेक्टर अपने को मिला
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी, और ये आया वाई के अलॉन्ग। अब मुझे पता है कि मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे स्पीड पता होना चाहिए। स्पीड का मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यो आई और जे में दिया है तो इन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे ए है और ओमेगा, तो यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है तो इनको कॉमन ले लिया ब्रैकेट में रूट के अंदर, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो ये ए ओमेगा बाहर आ गया। ओके, प्रॉब्लम में बोला है कि ए और ओमेगा दोनों कांस्टेंट हैं, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, और अपने को पता है जब स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ए ओमेगा टी। ओके, ये स्पीड हो गया और ये टाइम हो गया, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया पार्टिकल ने थ्रू आउट द जर्नी। अब मुझे एंगल पूछा हुआ है ए और वी में, तो अब मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, किसको, ये इस वाले पॉइंट को। तो वेलोसिटी वेक्टर को मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो देखो डी बाई डी टी करेंगे तो डेरिवेटिव आपको आता ही है, तो ये पोर्शन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आएगी। अब कुछ नहीं करना है, ए डॉट वी किया, आई में आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, तो आई वाले का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले का जे के साथ, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई हुआ, आई डॉट आई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आई का जे के साथ करने का कोई मतलब नहीं है, 0 होगा, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू प्लस में, ये आ गया 0। अब मुझे पता है कि ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे ए डॉट बी ही, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ गया, मतलब उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये था हमारा थर्ड प्रॉब्लम। ओके, अब बात आती है, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 है। मैं फिर से बता दूं, जितने भी प्रॉब्लम मैंने लिए हैं सारे ही प्रॉब्लम इरोडो से मैंने लिए हैं, और मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। चीज़ें ना समझ में आए तो आप रिवाइंड करके देखना, मैंने अपने स्पीड को स्लो ही रखा है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एक बलून है वो अर्थ के सरफेस से ऐसे राइज करना शुरू किया। ओके, द एसेंशन रेट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू वी नॉट, ये जो जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है ना, तो वाई के अलॉन्ग इसका स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है। ओके, तो बलून के ऊपर जाने का खुद की वजह से जो जा रहा है वो स्पीड वी नॉट है, वो कांस्टेंट है। ड्यू टू विंड द बलून गैदर्स द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स, और उसकी वैल्यू है अल्फा वाई। ये बलून जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसको विंड की स्पीड मिल रही है, और विंड की खुद की स्पीड कैसे वेरी कर रही है, तो विंड बह रहा है, अपना फ्लो हो रहा है विंड जो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और उसकी वैल्यू है अल्फा वाई, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और स्पीड एक्स में बढ़ता जाएगा, मतलब नीचे में विंड की स्पीड कम होगी और ऊपर में स्पीड ज़्यादा होगी। विंड स्पीड देगा तो ये बलून ऊपर ना जाके कुछ इस तरीके से मूव कर जाएगा, तो ये अपने ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन से कितना डेविएट हुआ उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट। ओके, इसका इनिशियल लाइन ऑफ मोशन ये था, इसको ऊपर जाना था, पर ये ऐसे अपने इनिशियल लाइन ऑफ मोशन से शिफ्ट हो गया, ये जितना शिफ्ट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में मेंशन क्या किया है, पूछा क्या है, हाउ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ एसेंट। पहला हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, मतलब उसको ये बताना है प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग,
अपने को ये बताना है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हाइट पे कैसे डिपेंड करेगा, और दूसरा बताना है कि टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बलून भी हाइट पे कैसे डिपेंड करेगा। मतलब ए को है फंक्शन ऑफ वाई बताना है, और जो ड्रिफ्ट आएगा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट आएगा डी, वो भी फंक्शन ऑफ वाई बताना है। ओके, चलिए प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है वी एक्स के अलोंग और वी वाई वाई एक्सिस के अलोंग। अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी एक्स के अलोंग जो बलून है उसकी एक्स के अलोंग वही स्पीड है जो विंड चाहता है। ओके, तो विंड अपनी स्पीड बलून को दे देगा और वो स्पीड है अल्फ़ा वाई। तो यहाँ पे एक्स में स्पीड है ना जो बलून की, वो डिपेंड कर रही है वाई कोऑर्डिनेट पे। तो बिल्कुल पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह हो गया जो इधर हम लोगों ने टैकल किया था। इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, टैकल करते हैं इस प्रॉब्लम को। वाई में स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वी नॉट से चल रहा है, वो बलून का खुद का स्पीड है और शिफ्टिंग हो रही है विंड के स्पीड की वजह से, ये ध्यान रखना। ओके, तो मुझे पता है कि वी एक्स को लिख सकता हूँ मैं डी एक्स बाई डी टी, और उसकी वैल्यू है अल्फ़ा वाई। विंड ने अपनी स्पीड बलून को दे रही है एक्स डायरेक्शन में। वी नॉट की वैल्यू को लिखेंगे, वी वेलोसिटी अलोंग वाई जो है वो वी नॉट है, इसको लिखा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट। डी टी को इधर ले जाके इंटीग्रेट कर देंगे, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई और लिमिट 0 से वाई तक। वी नॉट की स्पीड को बोला है वो कांस्टेंट है, एक्सटेंशन रेट इज कांस्टेंट। ओके, तो ये कांस्टेंट है, तो डी टी का इंटीग्रेशन किसी भी 0 से टी इंटरवल में ये स्पीड चेंज नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा वी नॉट टी। वाई का इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू वी नॉट टी। ओके, अब ये टी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अच्छा आगे बताता हूँ कि क्यों। इस पॉइंट पे आके समझेंगे कि क्यों मैंने इसको बोला कि इम्पोर्टेंट है। ओके, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको लिखा अल्फ़ा इंटू वाई। ओके, अब देखो अभी हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को स्पीड पता होना चाहिए और स्पीड के लिए अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में, कहाँ तक निकाल लिया था हमने, ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो उसकी वेलोसिटी है वो वाई पे डिपेंड कर रही है ना। तो अब स्पीड निकालना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अपने को पता है कि किधर गया प्रॉब्लम में, y की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y की वैल्यू को यहाँ से लिख सकते हैं वी नॉट टी। ओके, अब सिंपल हो गया, अल्फ़ा कांस्टेंट वी नॉट कांस्टेंट। अब x के अलोंग जो वेलोसिटी है वो y पे डिपेंड ना करके हमने किस में रिलेशन ढूंढ लिया, t में। अब अपना टास्क आसान हो जाएगा। वेलोसिटी को लिखा जाएगा यहाँ पे मैंने, हाँ इसका डिफरेंशिएशन अपना हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों निकाला, तो पहले देखते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी जो है y में था, x के अलोंग जो स्पीड है y के अलोंग y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। अब ये वेरिएबल है यार, अब इस वेरिएबल वाले टर्म को हमने टाइम के रेफरेंस में एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब ये जो t बढ़ता जाएगा तो मतलब अल्फ़ा कांस्टेंट वी नॉट कांस्टेंट t वेरिएबल है, मतलब x के अलोंग स्पीड वेरिएबल है कि नहीं। तो जब स्पीड वेरिएबल है तो अपने को निकालना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, और ठीक है यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर वो वेरिएबल आ रहा है तो अपने को इंटीग्रेशन जैसा कुछ करना पड़ेगा, कांस्टेंट आया तो इक्वेशन ऑफ मोशन से काम चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी है वो टी पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, इसका डेरिवेटिव एक्सेलरेशन देगा, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अल्फ़ा कांस्टेंट वी नॉट कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ टी जो होगा वो 1 हो जाएगा। अल्फ़ा कांस्टेंट है बोला प्रॉब्लम में, एक्सटेंशन रेट भी कांस्टेंट है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। वाई के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से ऊपर मूव कर रहा है। ओके, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा वी नॉट की वैल्यू आ गई कांस्टेंट। ओके,
अब मुझे पता है कि अगर ये जो ड्रिफ्ट हुआ अपने इनिशियल लाइन ऑफ मोशन से कितना शिफ्ट हुआ उसको ड्रिफ्ट बोल रहे हैं, और एक्स के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलेरेशन की वैल्यू कांस्टेंट मिली है अपने को। जब ये पार्टिकल ऊपर चलना शुरू किया या ये बलून ऊपर चलना शुरू किया तो इसकी एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं थी, मतलब इसका इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स जीरो था। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि x के अलोंग जो स्पीड था ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y के। तो बलून का हाइट, जब बलून हाइट पे जाएगा ही नहीं तो उसको विंड की स्पीड मिलेगी ही नहीं, क्योंकि विंड की स्पीड डिपेंड कर रही है x डायरेक्शन में विंड है और वो डिपेंड कर रहा है y पे। तो y जीरो हुआ तो विंड का स्पीड जीरो हुआ उस पॉइंट पे, मतलब सरफेस पे स्पीड जीरो है, मतलब बलून को कोई भी वेलोसिटी नहीं मिलेगी। पर जैसे जैसे बलून ऊपर जाना शुरू करेगा, क्योंकि ऊपर विंड फ्लो कर रहा है तो विंड अपनी स्पीड देगा, तो ये अपने इनिशियल लाइन ऑफ मोशन से शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्टिंग को ड्रिफ्ट बोल रहे हैं। ओके, तो t इक्वल टू जीरो पे y जीरो है और x अलोंग की स्पीड जो है वो अल्फा y है, y जीरो मतलब x के अलोंग स्पीड जो है वो जीरो है। इनिशियल, फाइनल स्पीड जीरो नहीं है क्योंकि वेलोसिटी दे रहा है ना विंड, और वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल है। ओके, एक्स के अलोंग, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। इनिशियल स्पीड जीरो था, फाइनल स्पीड तो है ही जीरो, हाफ एक्स के अलोंग एक्सेलेरेशन आया अल्फा वी नॉट, अल्फा वी नॉट, और यहाँ पे टी स्क्वायर कर लिया, तो जो ड्रिफ्ट आया अपने को वो मिला 1/2 अल्फा वी नॉट टी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो अपने को कोई भी इक्वेशन में रिलेशन जो देना होता है वो नोन फॉर्म में देना होता है। यहाँ पे ये टी जो है ना अपने लिए नोन नहीं है, और आंसर मैंने निकाला रिजेंबल नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू को लाके प्लग कर दिया। लॉजिक समझ में आ गया आपको, क्योंकि अपने को आंसर नोन फॉर्म में देना होता है। अब यहाँ पे अल्फ़ा अपने को पता है, वी नॉट पता है, दोनों को बोला है कांस्टेंट है, 2 बाई डिफ़ॉल्ट नोन, तो यहाँ पे टी की वैल्यू नॉन फॉर्म में रख देंगे। सिंपल है, अपने को आंसर हमेशा नॉन फॉर्म में रखना होता है। यहाँ पे वाई डिपेंडेंसी दिया था। ओके, अच्छा दूसरा ये भी रीजन है कि उसमें प्रॉब्लम में मेंशन भी है कि एज अ फंक्शन वाई देना है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, किसी भी जनरल टाइम टी बोलता है तो टी भी तो अपने लिए नॉन फॉर्म हो जाता उस टाइम पे, कोई भी टी टाइम में ये नॉन फॉर्म ही तो हो जाता है ना। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी कर दिया है, हालांकि आंसर नॉन फॉर्म में ही रखना होता है, नॉन वेरिएबल में ही रखना होता है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू को यहाँ से लाके वाई बाई वी नॉट यहाँ पे प्लग कर दिया। तो अपने को जो पहला सवाल है कि फाइंड द क्वांटिटीज डिपेंड ऑन हाइट, तो हॉरिजॉन्टल जो ड्रिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल में जो ड्रिफ्ट है वो इस तरीके से रिलेट है कि जैसे जैसे वाई बढ़ता जाएगा तो ये ड्रिफ्टिंग बढ़ती जाएगी, मतलब ये पूरा एकदम ऐसा, मतलब कुछ ये ऐसे, ठीक है, ऐसा होगा। ओके, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट टू वी नॉट कांस्टेंट ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है। ओके, यस। अब बात ये आ रही है क्या कि नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा हुआ है। नेट एक्सेलरेशन हमने देखा, नेट एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका हमने शुरुआत में क्या दिखा, या तो जो भी कर्व है उसके टेंजेंट के अलॉन्ग लिखो, और वहाँ पे जिस पॉइंट पे भी पूछा हुआ है उस पॉइंट पे नॉर्मल के अलॉन्ग, या दूसरा तरीका क्या है कि एक्स और वाई के अलॉन्ग लिखें। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे, यस यहाँ पे। तो नेट एक्सेलरेशन y के अलॉन्ग इसका एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ओके, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो y के अलॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो। x के अलॉन्ग एक्सेलरेशन हमने निकाला अल्फा वी नॉट, यहाँ पे लाके वैल्यू प्लग कर देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन केवल और केवल i के अलॉन्ग है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अल्फा वी नॉट। इससे ये पता चला कि एक्सेलरेशन जो है बलून का वो इंडिपेंडेंट है हाइट के। ओके, डिपेंड नहीं कर रहे ना, अल्फा और वी नॉट तो कांस्टेंट है। तो ये था अपना अजम्पशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा यूनिक अगर आपके माइंड में आइडिया आ रहा है, प्लीज़ लीव मी इन द कमेंट सेक्शन,
ताकि हम अपने नॉलेज स्किल को और डेवलप कर सकें। ओके, हाँ, एक और कॉन्सेप्ट मैंने कवर करने का ट्राई किया है। लेट्स सी द टाइम कंस्ट्रेंट। ओके, एज ऑफ नाउ वी हैव 40 मिनट। तो यहाँ से हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे पाथ लेंथ जो है इन 2D, ये कवर कर लेते हैं। ओके, अपने पास टाइम है। पाथ लेंथ ऑफ अ पार्टिकल इन 2D, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो कुछ इस तरीके से 2D में मूव कर रहा है। ये देखो, एक कर्व में मूव कर रहा है, कर्व। ओके, है क्या कि अगर मुझे पाथ लेंथ निकालना है तो एक पार्टिकल है, वो ऐसे चलते चलते यहाँ पे पहुँचा, तो किसी भी एक छोटे से इंटरवल में उसने लेंथ कवर किया dl। ओके, अब ये जो dl लेंथ है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि x में पार्टिकल चला dx और y में चला dy, तो dx प्लस dy बनेगा dl। तो वेक्टोरियल लिखने का तरीका, ये जो dl वेक्टर है, दो वेक्टर को जोड़ते हैं, ट्राइंगल लॉस है, तो dx i कैप में dy j कैप को जोड़ा तो dl, ये मिला dl वेक्टर। अब मुझे पता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड dl, और ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर x i कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और यहाँ पे j वाले का, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से dx स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा dy बाई dx का स्क्वायर। अब ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा dx, और अपने को दिख रहा है 1 प्लस dy बाई dx, ये आ जाएगा पाथ लेंथ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। हमने x dx को बाहर निकाला, तो लिमिट किसके रेस्पेक्ट में रखेंगे, x के। उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है पाथ लेंथ निकालने का। ओके, किसी भी 2D कर्व में पाथ लेंथ निकालना है पार्टिकल का, तो ये निकालने का उसका तरीका है। अब इससे रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम लिया है कि एक पार्टिकल है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हमारा अगला सेक्शन जो है वो प्रोजेक्टाइल है, तो वो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग कवर करेंगे। ओके, टाइम का कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम में बोला है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, या तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। फाइंड द पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम आर, ये देखो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है x, y, तो ये यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से चलते चलते वो कहाँ पे पहुँचा, y एक्सिस पे। ओके, और मुझे पाथ लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है। डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाता ना, ये डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाता, ये r है, ये r है, तो डिस्प्लेसमेंट √2r हो जाता। पर अपने को पाथ लेंथ निकालना है ये, तो अपने को तो नॉर्मल फॉर्मूले से पता है कि भाई ये πr/2 हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल के पूरे पेरीमीटर का ये 1/4 है। पर इसको हम लोग निकालते हैं। ये सर्कल है स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² = r²। ओके, मैं dy बाई dx निकालना चाहता हूँ, तो मुझे इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियस चेंज नहीं हो रहा है पार्टिकल का, तो x y लिखूँगा मैं r² - x² का रूट। अब dy बाई dx करेंगे, तो इसका हो जाएगा 1/2√x, और इसको डिफ्रेंशिएट किया चेन रूल लगा के, तो ये -2x, 2 से 2 कैंसिल। ओके, अब अपने को फॉर्मूले में dy बाई dx का स्क्वायर चाहिए, तो हम इस dy बाई dx का स्क्वायर कर लेंगे। इस dy बाई dx का स्क्वायर किया तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और x का x², और यहाँ से रूट हट जाएगा, और रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो ऊपर आया x² अपॉन में r² - x²। अब इसकी वैल्यू को लाके प्लग कर दिया। पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ, अच्छा यहाँ पे 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर इंटू dx। अब dy बाई dx की वैल्यू को यहाँ पे लाके रख दिया। अब ये जो पूरा फॉर्म है, इसमें dx के रिस्पेक्ट में अपने को करना है इंटीग्रेट, तो लिमिट रखेंगे। तो लिमिट लिखने का तरीका क्या होता है, पहले तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है, x, y,
तो पहले x और y है, तो ये x इज इक्वल टू आर से जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो अपनी x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू आर से ये 0 तक जा रहा है पार्टिकल, इसका पोजीशन कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। ओके, ठीक है। तो मतलब r इज इक्वल टू आर से मैं 0 तक इंटीग्रेट कर दूंगा। ये जो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है ये पूरा कंप्लीट ही है, इस पूरे वैल्यू को लाके यहाँ पे प्लग कर दिया। यहाँ पे ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाहर है। इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर में बचेगा आर स्क्वायर, देखो ना ये जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आर स्क्वायर, नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से रूट में से ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा dx और नीचे बचेगा रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैथमेटिकली इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए, ये a है और ये x है, dx और ये x, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए। यहाँ पे रख दिया ये r, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए की वैल्यू यहाँ पे आर स्क्वायर है। लिमिट r इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर से 0। अब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स, क्योंकि एंगल बढ़ चुका है ना तो 0 तो रख नहीं सकते कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकली इसको मैं लिख लिया पाई। बहुत लोग बोलेंगे कि यार इसको 0 रखो, 0 रखोगे और इसको पाई बाई 2 रखोगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, है ना। तो इसको मैंने लिखा क्योंकि ये वैल्यू 0 आ रही है, तो ये 0 कब आएगी, जब न्यूमेरिकली ये वैल्यू को पाई लिख लूँ मैं, और ये r से r कैंसिल, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो पाई में से पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो अपने को बचेगा पाई बाई 2 इंटू आर, ये आ जाएगा अपना पाथ लेंथ। जो कि ये कर्व में ये सिंपल सा कर्व दिख रहा था तो अपने को निकालना आसान था कि भाई ये पूरे सर्कल का 2 पाई आर है तो इस 1/4 है, ये हिस्सा 1/4 है तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 तो आ जाएगा पाई आर बाई 2। तो ये अपना अप्रोच था। तो ये सेगमेंट आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।